हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत चैनल प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। क्लास 12th सेमीकंडक्टर्स चल रहा है और सेमीकंडक्टर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है आज का एजेंडा? एजेंडा है एनर्जी बैंड डायग्राम्स, डोपिंग और जंक्शन डायोड। सारा कुछ यहाँ नहीं लिख सकते, इन बिटवीन जितनी चीजें आती जाएंगी उतनी चीजें हम करते जाएंगे। आइए भाई, सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन है? ये सेमीकंडक्टर्स तो पहचानो, मैं हूं कौन। सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से बहुत कम और इंसुलेटर्स से बहुत ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर्स materials having electrical conductivity much smaller than conductors and much larger than इंसुलेटर्स, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक एग्जांपल के तौर पे आप इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे प्रोटोटाइप हैं जो हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, अपने आज चैप्टर में करेंगे। इन्हीं दोनों पर डिस्कशन होगा और मेन जो हमारा प्रोटोटाइप रहेगा वो सिलिकॉन रहेगा। सिलिकॉन के मॉडल पर हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। क्या है कहानी? खास टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्लासिफिकेशन में मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले महान कंडक्टर्स, फिर इनके दुश्मन इंसुलेटर्स जस्ट ऑपोजिट, और फिर तीसरे सेमीकंडक्टर्स। पहले ही डिफाइन कर चुके हैं सेमीकंडक्टर्स कौन है, तो बस इस तरह से तीन क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर्स कौन है। कंडक्ट्स करंट इजीली। इंसुलेटर कौन है? डू नॉट कंडक्ट करंट, जो करंट को कंडक्ट नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर कौन है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट एट अ वेरी लो रेट, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम रेट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप कुछ इस तरह की बातें सोच सकते हैं कि अगर कंपेयर करना हो तो जो कंडक्टिविटीज लिखी जाएंगी तीनों की, कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर्स की, ये 10⁻⁷ और 10⁻⁶ SI यूनिट्स के ऑर्डर में रहती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी -11 से लेकर के 10⁻⁻23 तक के ऑर्डर की रहती है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁻1 से लेके 10⁻+1 के ऑर्डर की रहती है। तो आप देखें, कंडक्टर से बहुत कम कंडक्टिंग और इंसुलेटर से बहुत ज्यादा कंडक्टिंग हमारा सेमीकंडक्टर होता है। खास बात है इसकी। और जब इतना कम करंट ये फ्लो कराता है कंडक्टर्स के कंपैरिजन में, मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का, तो जरूरी क्यों है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर जरूरी इसलिए है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइस हैं
जिनमें कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी है ही नहीं, और कंडक्टर्स में अगर कंडक्टिविटी है भी तो वहां पे कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, क्यों ऐसा होता है कि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कम रहती है, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होती है, और कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा होती है। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां से काम करना शुरू करेंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। बोर मॉडल का एक आइडिया लेते हैं, हालांकि बोर मॉडल इज नॉट ट्रू, लेकिन फिर भी रफली आइडिया वहीं से लेते हैं। जो एनर्जी बेटा होती थी, पोटेंशियल एनर्जी याद कर लो, तो वो होती थी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। मुझे ZE² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट दिखाई देता है, तो एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है -1/R के। माइनस इज इंपॉर्टेंट, तो एनर्जी का ये क्वेश्चन है। ये बेटा एनर्जी है, और ये बेटा कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहिए, नीचे जगह नहीं बची मेरे पास, जगह तो बच जाए कम से कम, ऐसा बनाना चाहिए। हाँ ये सही है, और इसको थोड़ा इधर भी एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये बेटा आपके लिए एनर्जी है, और ये दूरी है R, और ये जो है ना सेंटर, ये अपना न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस से इधर और उधर दूरियां देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हो सकता है। अब पोटेंशियल 1/R को फॉलो कर रही है, लेकिन नेगेटिव साइड में है, तो ग्राफ जो है वो ऐसा बनने वाला है। सेम ग्राफ इधर भी बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है सिंगल एटम के लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंगल एटम। सिंगल आइसोलेटेड एटम, यहां पर सिंगल आइसोलेटेड एटम ना रहे, हमारे पास दो एटम्स आ जाए और वो दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड हो, किसी भी तरह से बॉन्डेड, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ अपने एटम के नहीं दूसरे एटम के भी इन्फ्लुएंस में हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्फ्लुएंस ही सब कुछ है। देखे भाई, ये पहला एटम है जिसकी एनर्जी है, ये दूसरा एटम है जिसकी एनर्जी है, और ये है R। ये जो सेंटर है ये है न्यूक्लियस 1, और ये जो सेंटर है ये है न्यूक्लियस 2। एक बात तो तय है कि पहले वाले की एनर्जी कुछ इस तरह से बनेगी एनर्जी लेवल डायग्राम, और पहले वाले की एनर्जी इधर भी ऐसे ही बनेगी। इसी प्रकार से बेटा आप देखोगे कि दूसरे वाले की एनर्जी लेवल डायग्राम भी तो ऐसा ही बनेगा, और वो भी तो ऐसा ही बनेगा। आपको एक चीज नजर आनी चाहिए कि सर ये ऊपर का जो जोन बन गया ना, ये हिस्सा, इस हिस्से में दोनों की जो एनर्जीज हैं वो कॉमन है। यहाँ पर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कॉमन है। मतलब इस जोन में जहां मैंने ग्रीन शेड कर दिया, इस जोन में इलेक्ट्रॉन ये भूल जाएगा कि मेरा एटम 2 है या मेरा एटम 1 है, पेरेंट एटम कौन है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज बराबर है और वो इंटरचेंज हो सकता है। इसी तरह से जब हम यहां पर ये बनाएंगे तो आप पाओगे कि इस तरह से डायग्राम बनाकर हम लोगों को केमिकल बॉन्ड में दिखाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, कि आखिरी वाली शेल दोनों की कॉमन हो गई और इलेक्ट्रॉन दोनों में ही घूमने लग गया, क्योंकि वो भूल चुका है कि अब कौन किसका ऑर्बिटल है या कौन सी किसकी शेल है। तो ये जो चीज बन गई, यहां पर दोनों के लिए कॉमन जोन मिल गया। ठीक है, यहां इकलौता एनर्जी लेवल था, सिर्फ कोई एक एनर्जी लेवल है। जैसे ये 1s है, मान लीजिए 1s के पास सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी है, 2s के पास सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी है ना, 2p के पास सिर्फ पर्टिकुलर एनर्जी है, 3s के पास सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी है। अब यहां देखो 1s के पास कोई पर्टिकुलर एनर्जी है, 2s के पास कोई पर्टिकुलर एनर्जी है, लेकिन जो 2p है और जो 3s है वो एनर्जी, इसको कॉमन सेंस से बिल्कुल कॉमन हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन इधर और उधर चक्कर काटेगा, इसका और इसकी एनर्जी सेम हो गई है, तो एक बैंड बन गया है। वो स्पेसिफिक एनर्जीज के बजाय
एनर्जीज स्प्लिट हो गई हैं, एक बहुत बड़े एनर्जी के जोन में इलेक्ट्रॉन का रहना अलाउ हो गया है। इसके बजाय अभी हम एक एटम की बात ना करके बहुत सारे एटम्स की अगर बातें करने लग जाएं, इस तरह से एटम्स को आपस में सजाएं, इस तरह से एटम्स को आपस में सजाएं और ये रखें ऐसे। मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाना क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत जाता है, और जितना 4-5 में समझ आएगा उतना ही 100-200 में भी समझ में आएगा, तो एक ही बात है। तो देखिए बेटा, ये सारे एटम्स की एनर्जीज हैं और सबके न्यूक्लियस सेंटर पर हैं, और ये आर है। पहले वाले एटम के लिए अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा, दूसरे वाले के लिए बनाओगे तो वो भी ऐसे बन जाएगा, तीसरे वाले के लिए बनाओगे तो वो भी ऐसे बन जाएगा, चौथे वाले के लिए बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, पांचवें वाले के लिए बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, और लास्ट वाले के लिए बनाओगे तो भी वो ऐसे ही बनेगा। और तुम फिर से एक चीज देख पाओगे बेटा कि ये एक जोन बन गया ऊपर का, जिस जोन में सबके एनर्जीज आपस में इंटरचेंजेबल हैं, क्योंकि सबके एनर्जीज बराबर हैं। ये एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होकर एनर्जी बैंड बन गए हैं, क्योंकि एक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज पॉसिबल। और इस जोन का इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में कहीं भी घूमेगा। जब बहुत सारे एटम्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं सॉलिड क्रिस्टल बन गया। सॉलिड क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के साथ नहीं, बल्कि अपने एटम के बगल वाले में, उसके बगल वाले में, उसके बगल वाले में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होगी। तो यहां से मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की परिकल्पना चालू होती है कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग विद एटम आल्सो इट कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल। कैसे वो क्रिस्टल में दौड़ सकता है, कौन अलाउ करता है उसे दौड़ना, तो वो एनर्जीज का स्प्लिट होना उसे अलाउ करता है। एक और छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई एटम अकेला है, तो उसका कोई एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, चौथा एनर्जी लेवल है। कारण ये है कि हमारा न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बेचारा सिर्फ इसी से एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिफिक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम हो जाए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर फोर्स लगाएंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बदलेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स नहीं रह जाएगी। ठीक, मान लीजिए बाजू में इससे और भयानक काम करें, एक और एटम चिपका दें, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे, ये न्यूक्लियस भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो अपने एक किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की सॉलिड कंडीशन के अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा होगी, वो ना सिर्फ अपने न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगी, बल्कि अपने नेबरहुड के, अपने ही एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, और बाजू वाले एटम पे डिपेंड करेगी। अब इन इलेक्ट्रॉनों की जो लोकेशंस हैं वो तो अनसर्टेन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि लगातार दौड़ रहे हैं, तो इन भाई साहब की पोटेंशियल एनर्जी लगातार बदल रही है। तो इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी कभी यहां थी, कभी ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी, मतलब स्प्लिट होगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा। यही काम बाहर वाले में भी होता रहेगा। और आप ये बात पाओगे कि बाजू आजू काजू वालों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होने वाले, क्योंकि अंदर वाले तो इंटरेक्शन कम करते हैं। तो जो ये एनर्जी का स्प्लिट होना है या एनर्जी का बदलना है, एनर्जी में चेंज आना है, वो सबसे ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों में होगा। और इन इलेक्ट्रॉन की कोई एक पॉसिबल एनर्जी तो रहेगी नहीं, इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जीज बदल बदल कर एक बहुत चौड़ा सा बैंड बना लेंगी। कोई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो जाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और हम कहने लग जाएंगे कि ये एनर्जी लेवल ही एनर्जी बैंड है। एनर्जी बैंड का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह के स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी से होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड वही है ड्यू टू presence of electrons in atom and neighborhood atoms. An electron gets different potential energy state at
इंस्टेंट्स पे भाई साहब की डिफरेंट एनर्जी स्टेट हो जाती है। अब ये होने से क्या होता है, ये होने से कोई बच्चा कहेगा अभी बताते हैं क्या होता है। ये होता है कि इलेक्ट्रॉन नाउ डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट कोई उसके पास स्पेसिफिक नहीं रह जाती। हेंस इसलिए क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एनर्जी इसके पास तो रह नहीं गई, हेंस इट हैज गॉट many different changing energy states collectively called as energy bands। इनको क्या नाम दिया जा रहा है, इनको नाम दिया जा रहा है एनर्जी बैंड्स। बहुत सारे एनर्जीज स्प्लिट होकर के क्या बन जा रही हैं, एनर्जी बैंड्स बन जा रही हैं। ध्यान रखें इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी बैंड से ही हम चीजों को डिफाइन करेंगे। अब क्या कहेंगे, हम कहेंगे आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड द मोस्ट। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ करता है। हेंस स्प्लिटिंग ऑफ वैलेंस शेल इज हाईएस्ट। इस वजह से स्प्लिटिंग जो है वो वैलेंस शेल की सबसे ज्यादा हुआ करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्प्लिटिंग वैलेंस शेल की सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब आप एनर्जी लेवल बनाइए, ठीक, देखते हैं। देखो सबसे पहली बात जो चीज आपको बता रहा हूं, सबसे अंदर की जो शेल होगी उसकी स्प्लिटिंग सबसे कम होगी, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉन आजू बाजू काजू से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और उसके ऊपर का एनर्जी लेवल उससे थोड़ा ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा और थोड़ा सा एनर्जी बैंड बना लेगा। और ये तमाशा चलता रहेगा जितने भी शेल्स अवेलेबल हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं कि कितने शेल अवेलेबल हैं, पर जितने भी, उनके बाद एक ऐसा शेल आएगा जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल का मतलब वो शेल जिसमें आखिरी अंतिम, जिसे वैलेंस शेल आवारा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो आवारा इलेक्ट्रॉन जहां पर रिसाइड कर रहा हो। और ये आवारा इलेक्ट्रॉनों का घर कहलाता है वैलेंस बैंड। आप पाएंगे कि वैलेंस बैंड को हमने सबसे ज्यादा स्प्लिट किया है, अंदर वालों को कम किया है। क्यों कम किया है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर की दुनिया से इतना इंटरेक्शन नहीं करते, तो पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो एनर्जी बैंड स्प्लिट नहीं होता। लेकिन वैलेंस बैंड बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन दूसरी दुनिया से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, इस वजह से उसकी एनर्जी में भी सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं और वैलेंस बैंड ज्यादा मोटा तगड़ा बनता है। इसके भी ऊपर कोई बैंड है, हाँ, जैसे एनर्जी शेल्स अवेलेबल तो होते ही थे, चाहे इलेक्ट्रॉन रहे अथवा न रहे, तो ये कहलाता है बेटा इसके बाद वाला कंडक्शन बैंड। क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड। कैसे पहचानोगे कि कौन कंडक्शन है और कौन वैलेंस है, तो एक स्पेसिफिक बात है, ध्यान रखना कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं है, ये तो फर्जी बैंड है, वो तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला कहां है, वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड फिर क्या चीज है, जिस प्रकार से हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में देखते थे, पर सेकंड शेल डिफाइंड है कि नहीं है, कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो कहां जाएगा, वो हाइपोथेटिकल शेल, कंडक्शन तो सेकंड शेल थी, थर्ड शेल थी, इलेक्ट्रॉन जा सकता है। वैसे अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहीं और हवा में उड़ाना हो, तो इसके बाद वो जहां जाएगा वो जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां है, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या है वो देख लेना बेटा। वैलेंस बैंड की डेफिनेशन है the outermost band which is
either partially filled or completely filled. एक ऐसा बैंड जो आउटर मोस्ट हो और फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। ठीक है सर, ये कंडक्शन बैंड किस बला का नाम है? कंडक्शन बैंड का मतलब है इनर मोस्ट बैंड विच इज एम्प्टी। सबसे अंदर वाला बैंड बताना है जो कि एम्प्टी। अब इनफाइनाइट से अंदर की तरफ आओ तो तुम्हें वैलेंस में तो इलेक्ट्रॉन दिखने ही लग जाएंगे, तो तुम कहोगे नहीं नहीं, वैलेंस से ऊपर जो बचा वो कौन है? कंडक्शन, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड की कहानी। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री टू मूव नहीं है, दे आर वेरी मच टाइटली होल्ड सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इस वजह से वहां से कंडक्शन नहीं होता। और ये जो डेफिनेशन लिखी जा रही है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन 0 केल्विन पे लिखी जा रही है। ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन लिखा है। 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब थर्मल एगिटेशन नहीं है, कोई बॉन्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टूटा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये रहे कंडक्शन और वैलेंस बैंड। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें बताते हैं आपको। बॉन्ड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल, हमने कहा था कि सिलिकॉन हमारा प्रोटोटाइप रहेगा, तो भैया सिलिकॉन जो है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करो। 1428 होता है, ठीक, 284 लिखना चाहिए। 3 शेल का आदमी है, आखिरी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है और टेट्राहेड्रल बेटा इसमें स्ट्रक्चर रहता है इसके ऑर्बिटल्स का, इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हम 3D में इसे ना दिखाकर इसकी 2D पिक्चर आपको दिखाएंगे किस तरह से क्रिस्टल अरेंज रहता है। ये सिलिकॉन का एटम, इसके बगल में सिलिकॉन का एटम, इसके बगल में सिलिकॉन का एटम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए 3-3 चीजें बना रहा हूं, 3-3 एटम्स बना रहा हूं, 3 कॉलम 3 रोज। आप इसके लेफ्ट में करोड़ों संख्या सोच सकते हैं, आप इसके राइट में करोड़ों संख्या सोच सकते हैं, आप इसके पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, हर तरफ इस क्रिस्टल को इसी तरह सिमेट्री में फैलाते जाइए और करोड़ों लाखों सोच लीजिए। इनके बीच की दूरी मैंने बहुत ज्यादा रखी है, इनको आप नैनोमीटर में रख लीजिए। आप पाएंगे कि यहां पर एक फूल बनाना है जो कि अभी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाई जाएगी इसमें आपको। आपने ये सारा तमाशा शॉर्टकी इफेक्ट टाइप की चीजों में, क्रिस्टल डिफेक्ट टाइप की चीजों में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए, सारे सिलिकॉन्स ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है, चारों बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सिलिकॉन अभी अपनी खुशी मना रहा है क्योंकि कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, बिंदास जिंदगी चल रही है। और ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है। और ये सारा बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है कि 0 केल्विन पर, क्योंकि 0 केल्विन पर थर्मल एगिटेशन नहीं रहते और बॉन्ड्स टूटते नहीं है, ये 0 केल्विन पर। लेकिन 0 केल्विन की बजाय अगर इसे टेम्परेचर बदल दिया जाए और रूम टेम्परेचर पे ले आए तो क्या होगा? गौर से देखिएगा, सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन, बेटा तीसरा सिलिकॉन, इसी तरह चौथा सिलिकॉन, पांचवा सिलिकॉन, छठवां सिलिकॉन। मैं सारा कुछ लिखकर बता रहा हूँ, कोई फोटो चिपका कर नहीं बता रहा हूँ, तो आप भी लिखकर याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, ये फूल बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि ये पंखुड़ियों के अंदर आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी है।
आप देखें बेटा बहुत गौर से, तो एक बढ़िया चीज आपको दिखाई देगी कि आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया। एक्चुअली हुआ क्या कि आप इसे 0 केल्विन पर नहीं, अब इसे आप रूम टेम्परेचर पर ले आए। तो जब आप इसे रूम टेम्परेचर पर ले आए तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, किसी न किसी सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करेगा और इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएगा। ये कहलाएगा मूवेबल इलेक्ट्रॉन। और जहां पर मूवेबल इलेक्ट्रॉन था बेटे, वहां अब कुछ नहीं बचा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे वैकेंसी। किसकी वैकेंसी? इलेक्ट्रॉन की। पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वहां खाली हो चुका है, वहां पर बॉन्ड बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और वहां फिट हो जाए तो दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस वैकेंसी को हम एक नया नाम देते हैं, वो है होल। क्या नाम देते हैं बेटा? होल नाम देते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, मैंने यहां पर भी नहीं दिखाया है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है, ये बेटा कहलाएगा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फिर आप देखेंगे कि ये जो चीज है ये कहलाएगी वैकेंसी। अब वैकेंसी शब्द ना बोलकर हम क्या बोलेंगे उसे? होल। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी वही काम किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है और ये जो चीज है ये होल है और इलेक्ट्रॉन तो आप देख ही रहे। तो 0 केल्विन से ऊपर के केस में आप पाते हैं कि इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्री हो चुके हैं, बॉन्ड में बंधे हुए नहीं है, और क्रिस्टल में आपने देखा ही था कि सबकी एनर्जीज बराबर हो जाती हैं, तो टूटने के बाद उसे अपना एटम याद ही नहीं रहेगा, तो वो कहीं भी क्रिस्टल पे धकाधक भागता रहेगा। और अगर ये भाग सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो देयर आर मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि अगर मूवेबल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत आ गई। आप पाएंगे कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स आर प्योर इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स प्योर इंसुलेटर्स थे बेटा, क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह था ही नहीं, कोई चार्ज कैरियर था ही नहीं, इस वजह से वो इंसुलेटर। बट रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर नहीं है, नॉट परफेक्ट इंसुलेटर्स। ये परफेक्ट इंसुलेटर्स नहीं है किसी कीमत पर रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। एक खास बात और देखना बेटा, आपको दिखाता हूं। मान लो कि अब क्या हो कि यहां का इलेक्ट्रॉन टूटे और जंप मार के यहां चला जाए तो यहां ऑक्यूपाई कर ले। हो सकता है यहां का इलेक्ट्रॉन टूटे और जंप मार के यहां चला जाए, यहां होल क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए। हो सकता है। हो सकता है कि यहां का इलेक्ट्रॉन टूटे और यहां जंप मार के होल को ऑक्यूपाई करे और यहां पर होल बन जाए। आप देखें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से यहां चल के गया, लेकिन आप देखिए कि आपका जो होल है वो यहां से यहां वापस आया। इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जा रहा है और होल जो है वो पीछे आ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जा रहा है और होल जो है वो पीछे आ रहा है। और इस तरह से आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन आगे गया और होल पीछे आया। दो तरह की चीजें यहाँ ट्रेवल कर रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। हम होल, वैसे तो होल वैकेंसी कोई पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन होल को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये एक्चुअली कोई पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है जिसे हम उल्टी तरह से देख रहे हैं। अब ये समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने ये होल्स को भी समझा है, उसका कारण भी समझ आएगा। पर देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन आगे गया तो होल पीछे आया। अब सेमीकंडक्टर में जो करंट आएगा जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण, क्योंकि आ चुकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे सिलिकॉन क्रिस्टल के इधर उधर, तो तुम पाओगे कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ दौड़े, होल दूसरी तरफ दौड़े। नेगेटिव चार्ज इधर गया तो करंट इधर आया, और पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो करंट भी इधर आया। तो करंट जो है वो दो कारणों से। नाउ द करंट इज ड्यू टू टू रीजंस, I total equal to I due to electrons plus I due to holes। जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से रहेगा। अब ये दोनों की वजह से क्यों रहेगा वो समझाते हैं आपको। जस्ट टेक अ लुक एट वैलेंस बैंड एंड बच्चा अगेन कंडक्शन बैंड। ठीक, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब साहब आपके पास कुछ तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, इस प्रकार से वैलेंस बैंड हुआ करते थे। ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड। ऊपर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। लेकिन आप देखना कि अगर आप इसे
एट रूम टेम्परेचर ले आओ, 0 केल्विन पे ना रखो, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है जंप मार के कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में। और अगर वो चला गया कंडक्शन बैंड में तो नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया एक तरह से होल। अब इस होल को यहां का कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, यहां आ सकता है। तो आप देखें कि होल कहां बन गया, यहां। अब इसमें इस होल को ऑक्यूपाई करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जवाब है हाँ। तो आप देखें कि अगर मैंने यहां पर प्लस और यहां पर माइनस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी इस तरफ कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे इधर की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो जो करंट आएगा वो राइट में आएगा। पर आप देखें कि जो होल्स हैं वो कहां ट्रेवल कर रहे हैं, होल पहले यहां था, फिर होल यहां क्रिएट हुआ, फिर होल यहां क्रिएट हुआ। आप पा रहे हैं कि होल का जो मोशन है वो तो सर राइट साइड में है, और जहां पॉजिटिव चार्ज का मोशन है वहीं पर तो होल का करंट है, और एक वैलेंस बैंड में करंट क्रिएट कर रहा है, एक कंडक्शन बैंड में करंट क्रिएट कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट्स द करंट इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स कंडक्ट्स द करंट इन वैलेंस बैंड। इस वजह से होल्स का करंट हम कंसीडर करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का उल्टा मोशन है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे तो यही कि होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर तुम इस तरह पढ़ोगे कि कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन होल और या वैलेंस का इलेक्ट्रॉन, कितनी बार याद रखोगे, इसलिए एक नया टर्म डिफाइन कर दिया, होल्स। इलेक्ट्रॉन जहां दौड़ेंगे होल उसका उल्टा दौड़ेंगे, लेकिन दोनों का करंट एक ही दिशा में आएगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, इसलिए जहां वो दौड़ेगा करंट उसका उल्टा आएगा। टोटल जो करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। आपके दिमाग में सिंपल टेक्निक से पता होना चाहिए कि होल को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल की बात आप देखिए, होल को हम समझते हैं क्या, अभी मैंने लिखा था पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि पार्टिकल तो है नहीं, हाइपोथेटिकली से पार्टिकल की तरह कंसीडर कर रहे हैं। मोबिलिटी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा पढ़ी, तो मोबिलिटी होल की हमेशा कम रहती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कारण क्या है, कारण बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दौड़ रहा है, वहां तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पूरा स्पेस अवेलेबल है और कहीं टक्कर वक्कर होनी नहीं। पर क्योंकि कंडक्शन बैंड में ना देखो, वैलेंस बैंड में देखो, वैलेंस बैंड में पूरे में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो होल्स को दौड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि ट्रैफिक अवेलेबल है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस वजह से मोबिलिटी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करंट कंट्रीब्यूट करेंगे और होल्स कम करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। हम कहेंगे होल्स धीमे दौड़ रहे हैं। अब उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही फोर्स में अगर कोई पार्टिकल तेज दौड़ रहा है और कोई पार्टिकल धीमा दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे धीमा दौड़ने वाला पार्टिकल थोड़ा गेंडा था, मोटा तगड़ा था, भारी था। इस वजह से सेम फोर्स उसमें कम एक्सेलरेशन क्रिएट करता है और कम उसमें वेलोसिटी गेन होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इफेक्टिव मास, क्योंकि अब कोई होल हमारे पास सच में मटेरियल पार्टिकल तो है नहीं, है तो वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल, तो हम कहते हैं इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ होल लिखने की बारी आए तो वैसे तो लिखा नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली अगर हम इसे इसका मास डिफाइन करने की कोशिश करें तो इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास का दिखाई देता है क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी कम आती है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज आती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी के हिसाब से आप बताइए कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो कंडक्टर्स की बातें बताते हैं। कंडक्टर्स में वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। ये बेटा VB और ये बेटा CB। आपको दिखाई दे रहा है कि these bands overlap, कोई एनर्जी का गैप ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल है ना कंडक्शन बैंड में, तो यहां से इन्हें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, बस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से ये बहुत शानदार तरह से कंडक्टिंग होता है। ठीक है ना, हम कहेंगे VB एंड CB ओवरलैप, ये साथ ओवरलैप करते हैं।
इंसुलेटर्स की बातें करते हैं। ये वैलेंस है और ये कंडक्शन है, ये Vb और ये Cb। आप देखें सबसे लोअर एनर्जी स्टेट है कंडक्शन का और ये सबसे हायर एनर्जी स्टेट है कंडक्शन का। हम इनके डिफरेंस को डेल्टा Eg बोलते हैं। डेल्टा Eg का मतलब होता है बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब कितना एनर्जी का डिफरेंस है वैलेंस और कंडक्शन में। इस बैंड गैप का दूसरा नाम होता है एनर्जी गैप। और बिल्कुल लॉजिकल है, एनर्जी गैप और बैंड गैप दोनों लॉजिकल नेम, ठीक है ना। यानी कि हाईएस्ट ऑफ वैलेंस एंड लोएस्ट ऑफ कंडक्शन की एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो एनर्जी बैंड गैप। अगर ये इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर, तो ये एनर्जी गैप जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, जिसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर अगर आप कंडक्शन में पहुंचाने लगे तो ये मटेरियल जल के खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मटेरियल खुद इतनी एनर्जी पे सरवाइव नहीं करता। आप ये मत समझिएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दे सकते। अरे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो तब दोगे जब एक इलेक्ट्रॉन को भेजना हो। एक इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टिविटी नहीं करेगा, आपको तो एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस वजह से अब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो पता चल जाएगा कितने जूल एनर्जी दे रहे हो पर सेकंड। अब इतने जूल एनर्जी पर सेकंड दोगे तो मटेरियल तो पिघल के बॉयल होकर के वेपर वेपर में सब में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मटेरियल। इस वजह से इंसुलेटर्स आर इंसुलेटर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच सकते ही नहीं है, क्योंकि बैंड गैप बहुत ज्यादा है। इसकी बजाय बच्चा आप यहां देखो, ये है तुम्हारा वैलेंस और ये है तुम्हारा कंडक्शन। वैलेंस और कंडक्शन को गौर से देखो, ये रहा अपना वैलेंस बैंड और ये रहा अपना कंडक्शन बैंड। मैं कंडक्शन बैंड को थोड़ा नीचे बनाना चाहता हूं तो सुंदरता बनी रहेगी। ये रहा, अब गौर से देखना, ये हाईएस्ट ऑफ वैलेंस एंड लोएस्ट ऑफ कंडक्शन। ये रहा अपने पास डेल्टा Eg। ये डेल्टा Eg जो है ये लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इवन इससे कम है। लेस देन 2 eV। तो आसानी से टेम्परेचर बढ़ाकर थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर पर लाके 300 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर लाकर आप इलेक्ट्रॉनों को ऊपर पहुंचा सकते हैं और हम कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर्स है। यानी सेमीकंडक्टर्स जो है वो 0 केल्विन पर तो तय बात है कि इंसुलेटर्स हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से, बैंड गैप ज्यादा ना होने की वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद कर कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कूद कर पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में तो क्या बन गया आपका सेमीकंडक्टर। उतना कंडक्ट नहीं करेगा जितना कंडक्टर कर रहा है, लेकिन इतना तो करेगा ही कि इंसुलेटर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं बच्चा? ये 2 टाइप के होते हैं, ध्यान देना। एक है बेटा इंट्रिंसिक और एक है बच्चा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो हुआ करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं इसे हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन है? प्योर का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर एटम्स आर अवेलेबल, ओनली सेमीकंडक्टर्स एटम्स आर अवेलेबल। और यहां पर इम्प्योरिटी एटम्स आर अवेलेबल। अभी इम्प्योरिटी एटम्स कौन है तो अभी बताते हैं इम्प्योरिटी एटम्स कौन है। इम्प्योरिटी होने का मतलब ये है कि कोई ऐसे एटम्स जो सच में इम्प्योर है। इम्प्योर नहीं है मतलब सिलिकॉन, आपने सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकॉन अब प्योर हो गया हमारा, कुछ और इसमें आ गया तो वो हमारी इम्प्योरिटी। वो चाहे खुद में कितना प्योर हो, पर सिलिकॉन के लिए इम्प्योरिटी है क्योंकि वो मिक्सिंग कर देगा, मिक्सचर बना देगा, प्योर सब्सटेंस नहीं रहने देगा। 2 तरह की इम्प्योरिटीज हम पढ़ा करते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग में ही हम लोग इम्प्योरिटीज की टाइप सीखेंगे। डोपिंग का मतलब होता है
to add impurity atoms. सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपने कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर दिए, और जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे, इस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स के प्रोसेस को कहा जाता है कि हम डोपिंग कर रहे हैं। कितनी तरह की डोपिंग होगी बेटा? जो डोपिंग होगी ये दो प्रकार की होगी। कौन से दो प्रकार की डोपिंग होगी? एक होगी बेटा ट्राईवैलेंट डोपिंग, और एक होगी बेटा पेंटावैलेंट डोपिंग। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट, ध्यान रखिएगा, ट्राईवैलेंट डोपिंग एंड पेंटावैलेंट डोपिंग। क्या होती है ट्राईवैलेंट डोपिंग और क्या होती है पेंटावैलेंट डोपिंग, देख लेते हैं। ट्राईवैलेंट को देखो, ग्रुप नंबर 13 पे पहुंच जाओ पीरियोडिक टेबल में, तो आपको मिलेगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यही मिलते हैं। मैं इन तीन के पीछे पड़ा हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। इंडियम भी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स में, पर स्पेसिफिकली हम अपने जब पीवाईक्यूज वगैरह लगाएंगे और बुक देखेंगे तो आपको बी और एल, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा की डोपिंग दिखाई देगी, इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो ट्राईवैलेंट डोपिंग का मतलब ये कि सिलिकॉन में आपने क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम डाल दिया। कितना डाला, कैसे डाला वो देखो। सिलिकॉन 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 हमने बनाया था, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन। अब इसमें फिर से फूल बना लीजिए। फूल बनाने में थोड़ा टाइम जाता है, जल्दी जल्दी काम करिए, समय कम है अपने पास, है ना। लेक्चर का टाइम ज्यादा बढ़ाना नहीं है, समय खत्म हो रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल सारा कुछ निपटाना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस की झड़ी लगानी है। तो आइए भाई देखते हैं। आप क्या पा रहे हैं? आप पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम के पास तो कुन्ने में 3 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन के पास भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे कि चाहे थर्मल एगिटेशन से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन टूटे ना टूटे, हालांकि वो टूटेगा रूम टेम्परेचर पर अगर है तो टूटेगा तो सही, लेकिन मेरा वो कंसर्न नहीं है कि अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं। मेरा कंसर्न है कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है। एल्यूमिनियम के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जग मार के अपने आप यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये वैकेंसी जो है वो होल बन जाएगा, और हम कहेंगे कि जितने एल्यूमिनियम डालोगे उतने नए परमानेंट होल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ परमानेंट होल्स। ट्राईवैलेंट एटम्स जितने ज्यादा डालोगे, जितने नंबर में डालोगे, उतने ही होल्स बनते चले जाएंगे। अब होल बनते चले जा रहे हैं, तो आप मान लो आपने 10 करोड़ अगर एल्यूमिनियम के एटम डाल दिए, तो 10 करोड़ होल्स आ गए उसके पास। पहले होल्स बन रहे थे, अब परमानेंट होल हो गए। अब परमानेंट होल है तो कॉमन सेंस है कि वैलेंस बैंड में करंट तो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? जवाब है हाँ, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल है कि नहीं है? है। तो जैसे जैसे आप डोपिंग को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप डोपिंग को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होने लग जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ट्राईवैलेंट डोपिंग की गई। अब ट्राईवैलेंट डोपिंग करने से जो करंट कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा? गौर से देखिए बच्चा, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं, होल बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, पर वो संख्या बहुत कम है। आपने तो करोड़ों अरबों खरबों में डाल दिए ये होल्स, तो ये जो नए होल्स आपने डाले ये संख्या में बहुत ज्यादा है, और जो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं वो संख्या में बहुत कम है। होल तो होल के पाले में आ जाएगा, इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन मुट्ठी भर रह जाएंगे। तो हम कहेंगे होल्स की संख्या अब बहुत ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। इस वजह से होल्स का जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। आई टोटल आज के जीवन में भी आई होल प्लस आई इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन क्योंकि होल का करंट एक्सीड कर रहा है तो लगभग लगभग ये होल के करंट के बराबर ही टोटल करंट रहेगा। ठीक है ना? और जो संख्या में ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? मेजॉरिटी। जो संख्या में कम है उसे क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। तो ऐसे केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? कौन से चार्ज कैरियर संख्या में अधिक हैं? तो हम कहते हैं होल्स अधिक हैं। माइनॉरिटी कौन है? तो माइनॉरिटीज में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पेंटावैलेंट।
पेंटावेलेंट डोपिंग में आपका दिमाग जाना चाहिए बेटा ग्रुप नंबर 15 पे। जब आप ग्रुप नंबर 15 देखोगे तो कहोगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी तो नेपाल बाकी, पाकिस्तान नेपाल ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। इनमें से मैं ऊपर के 3 पर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, फास्फोरस की बात पकड़ लेते हैं एक स्पेसिफिक। अब इसके आखिरी में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको पेंटावेलेंट बोलेंगे जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन की सिस्टम बना लेते हैं दोबारा से। बॉन्ड बॉन्ड टूट रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, बॉन्ड टूटेंगे डोंट वरी, लेकिन हम वो नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इंप्योरिटी आने से क्या हो रहा है, फास्फोरस। फास्फोरस के इर्द गिर्द अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 4 के बजाय 5 भी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन तो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आपने पाया कि आपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया सिस्टम में। तो यानी कि जो एक्सप्लेनेशन पीछे था वो एक्सप्लेनेशन अभी भी है कि मेजॉरिटी में कौन रहेगा? मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में कौन होगा? माइनॉरिटी में होंगे बेटा होल। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होल की संख्या से ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का करंट होल के करंट को एक्सीड कर रहा होगा। टोटल करंट आज भी आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल होगा, जिसकी वैल्यू लगभग इलेक्ट्रॉन के करंट के बराबर होगी, क्योंकि होल्स बहुत कम होते हैं। और ये हमारा पेंटावेलेंट डोपिंग। डोपिंग जितनी ज्यादा करंट इतना ज्यादा। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप का मतलब क्या है? पी टाइप का मतलब पॉजिटिव से, पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। एन टाइप का मतलब नेगेटिव से ही है पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। आप देखें पी जो हमने ट्राइवेलेंट डोपिंग की थी उसमें चार्ज कैरियर कौन रिस्पांसिबल था करंट के लिए? होल्स। होल कैसे चार्ज कैरियर है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, हम उसे पी टाइप कहेंगे, यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जिसमें होगी उसे हम कहेंगे पी टाइप, और जिसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगी उसे हम कहेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिमाग में रखिएगा, पी टाइप को ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट वाले को एन टाइप, ये नाम देंगे। क्लियर है मेरी बात? यहां पर होल रिस्पांसिबल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल बढ़िया, सुंदर, अच्छा। अब इनको डिजाइन बनाने का तरीका क्या है? हम इसे बार बार ना बदतमीजी नहीं करते कि जो भी कर रहे हैं उसमें बार बार वो डब्बे बनाए, वो क्रिस्टल बनाए, हम ऐसा डब्बा बना लेते हैं। और इस डब्बे में खास क्या करते हैं? इस डब्बे में होल्स 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 दिखा देते हैं कि भैया बहुत सारे होल्स हैं, तो मेजॉरिटी होल्स हैं, तो ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। लेकिन कुछ तो बॉन्ड टूट भी रहे होंगे, और जो बॉन्ड टूटेंगे उससे कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन भी बन रहे होंगे, तो माइनॉरिटी में बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिए। इसी तरह बेटा अब देखो, इस नीचे वाले को भी कैसे बनाओगे? इसी डब्बे से। और डब्बे में क्या ड्रॉ करोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेजॉरिटी में। और ये रहे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, तो यहां पर जब आप माइनॉरिटी दिखाओगे तो थोड़े थोड़े से होल्स दिखा दोगे। क्लियर है मेरी बात? जवाब है। अब क्या करना है? अब इन दोनों को जोड़ देना है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ोगे तो एक बहुत शानदार चीज बनेगी, जिससे हम लोग बोला करते हैं पी एन जंक्शन डायोड। आप इस साइड को पी टाइप मान लीजिए, इस साइड को एन टाइप मान लीजिए, तो जब आपके पास पी और एन टाइप होंगे तो पी में तो ज्यादातर क्या होंगे बेटा? होल्स रहे होंगे, 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 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 रहे होंगे, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन 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 रहे होंगे। इसी प्रकार से आपके पास माइनॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। जब इन्हें हम जोड़ देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बना देते हैं, तो फिर ये कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड। तो इसमें पी एन तो ठीक है, जंक्शन क्या है? जिस बाउंड्री से ये दोनों चीजें अटैच हो रही हैं, इससे हम बोला करते हैं बेटा क्या? जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसे जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। होता क्या है? होता ये है कि अपने आप ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिफ्यूज होंगे और ये होल इस तरफ डिफ्यूज होंगे। भाई टेंपरेचर तो 0 केल्विन से ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन होल को दौड़ना तो है ही, तो ये दौड़ रहे हैं। दौड़ने की वजह से यहाँ के जो होल्स हैं वो ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, और आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गायब होते जा रहे हैं क्योंकि डिफ्यूज होते जा रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज बन गया। इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आ गया,
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर है पर एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल ना, तो ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है, ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है, पर जब डिफ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के लेफ्ट में जाएगा, होल जंप मार के राइट में आएगा। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि किसी दूसरी दुनिया से इलेक्ट्रॉन जंप मार के होल के साइड आया है, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज डेवलप हुई। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहीं चला गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो पक्का पक्का पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब देखिए क्या हुआ कुछ देर बाद, ये सेमीकंडक्टर का डायोड बनने के तुरंत बाद की कहानी है। आपको सेमीकंडक्टर जो है वो उस पिक्चर का नहीं, इस पिक्चर का मिलता है जो बता रहा हूं आपको, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे आपने होल 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 बना दिए बहुत सारे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन चिपका दिए। यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 बनाया और कहीं कहीं होल चिपका दिए। पर आपके दिमाग में है कि सर यहाँ ना नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से जंप मार के इधर के होल्स को ऑक्यूपाई कर गए, फर्जी इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे की दुनिया से इलेक्ट्रॉन आ गए। और कहीं किसी न्यूट्रल क्रिस्टल में किसी दूसरे कमरे से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा पी टाइप में नेगेटिव चार्ज और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आती है। अब इन दोनों ने क्या कर रखा है, इन दोनों ने एक जोन बना रखा है, ये जोन, इस जोन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर, डी से डिनोट करेंगे, और डी का मतलब होगा डिप्लीशन लेयर। क्या नाम देते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिप्लीशन लेयर को बहुत गौर से देखना, डिप्लीशन लेयर क्या बदतमीजी कर रहा है। डिप्लीशन लेयर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, हम ई इंड्यूस बोलेंगे। अब अगर कोई होल इधर जंप मारने के लिए आता है तो वो नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रोक रही है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जंप मारने के लिए आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट दिशा में लगती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी नहीं आएगा क्योंकि फोर्स उस पे राइट पे लग रही है। तो आप पाएंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, कौन से भैया, मेजॉरिटी, उन पर अवे फ्रॉम जंक्शन फोर्स लगती है, और माइनॉरिटी पर टूवर्ड्स द जंक्शन फोर्स लगती है। आप पाते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो फर्दर रुक जाता है, और आपको इस तरह का क्रिस्टल मिलता है जहां पर ये डिप्लीशन लेयर आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो हुई इनटू डी, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जवाब है हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस का तो यही फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए उससे आप दूरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बेटा पोटेंशियल बैरियर, ये बेटा पोटेंशियल बैरियर है। और पोटेंशियल बैरियर आपको क्या समझा रहा है, पोटेंशियल बैरियर आपसे कह रहा है कि ये बैरियर है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप क्रिस्टल में अप्लाई कर दोगे तब तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिफ्यूज करा पाओगे, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल्स को डिफ्यूज होने नहीं देगी। तो आपको कम से कम इस पोटेंशियल बैरियर के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इस डिफ्यूजन को फर्दर करना पड़ेगा, वरना आप इस डिफ्यूजन को नहीं पाएंगे। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड में अगर आप किसी भी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके करंट पाना चाहते हैं तो यू मस्ट अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है मेरी बात, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड में बैटरी किस तरह लगाते हैं, बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, माइक्रो एम्पियर में करंट कब आता है, मिली एम्पियर में करंट कब आता है, और ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कंक्लूडिंग लेक्चर होगा हमारे सेमीकंडक्टर का। जितना पढ़ाया जाएगा मान लीजिएगा उसके बाद कुछ नहीं आएगा, पेपर में बस इतना ही है, ठीक है। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और ये बहुत शानदार लेक्चर है, आप देखेंगे तो आधा सेमीकंडक्टर हो गया है, आधा सेमीकंडक्टर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुनिया हमारी खत्म हो रही है, मतलब दुनिया तो नहीं खत्म हो रही है, पढ़ाई की दुनिया खत्म हो रही है, अब प्रैक्टिस की दुनिया चालू होने वाली है। एक लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें पूरे साल फॉलो करिए और पेपर तक फॉलो करिए। ध्यान रखिएगा इतने क्वेश्चन लगा के देंगे आपको कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा बहुत देख के ही काम चल जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ लगेंगे पेपर में एग्जैक्टली वही आएंगे। पढ़ा रहे हैं आरटी एकेडमी पे, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।